जब इंटरनेट नहीं था और ये इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐसी चीज़ें नहीं थी, केवल टीवी पे जब डिस्कवरी चैनल आया करता था और ये कुछ ऐसी बुक्स छपा करती थी, न्यूज़पेपर्स में कभी कभी वैसे सेक्शंस आया करते थे वो स्टोरी वाले, तो उसमें ये बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियां मैंने पढ़ी थी। मेरे को लग रहा है ये कहानी उसमें भी थी, ये जो किताबें होती है ना छोटी इस टाइप की। हाँ, मिस्टीरियस स्टोरी टाइप की बुक्स, उनमें मैंने ये कहानी पढ़ी थी। तो मैंने कहा यार कितनी पुरानी एक मिस्ट्री है ये, जो इंटरनेट होने के पहले टाइम से फेमस है, ये नहीं कि सिर्फ चल रही है, फेमस है उस टाइम से ये। तो मैंने कहा कि यार इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, इस चीज़ पे खोज शुरू करनी चाहिए, हमें एक पॉडकास्ट करना चाहिए। तो आज शुरुआत है उस पॉडकास्ट की। तो इसको लेकर के ना काफ़ी सारे मिथ भी हैं, है ना। और लोगों ने इसके भाई दर्जनों नहीं लाखों में वीडियोस हैं इसके ऊपर, है ना। लेकिन फिर वही है कि कोई अपना साइंटिफिक रीज़न बता रहा है, कोई अपना उसको मिथ बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। तो मैं ऐसे ही एक वीडियो देख रहा था, तो मुझे उसमें पता लगा उन्होंने उस कहानी को, बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी को उससे कनेक्ट किया है रामायण से। अच्छा। हाँ, तो ये शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि जब हनुमान जी जब जाते हैं सीता माता को ढूंढने के लिए लंका के लिए, तो उनको ना दैत्यराज गुरु जो हैं, नाम क्या उनका, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य हनुमान जी को रोकने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो उसके लिए एक राक्षसी होती है जिसका नाम है सम्हिका, तो उसको बुलाते हैं कि तुम ही हो जो इसको रोक सकती हो, हनुमान जी को। तो लेकिन उसको ना ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो किसी की भी मतलब परछाई को ऐसे पकड़ के उसको खा जाती थी ब्रह्मा जी से। हाँ, लेकिन उसमें इतना बल नहीं था कि वो हनुमान जी को टैकल कर सके। तो जब दैत्यराज बुलाते हैं उनको, गुरु जो बुलाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, उसको रोकना है हनुमान जी को। तो वो कहती है कि अब मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं उनका सामना कर सकूं। तो दैत्यराज गुरु उसको शक्ति देते हैं, अच्छा, कि अब तुम हो, अब तुम जाओ, अब रोको। तो वो जाती है। तो हनुमान जी जब जाते होते हैं समुद्र के ऊपर से, तो उनकी स्पीड होती है बहुत तेज़, है ना, बहुत तेज़ी स्पीड होती है। वो कई बार पानी के अंदर से कोशिश करती है उसकी परछाई को पकड़ने की, नहीं पकड़ में आते भाई, क्योंकि स्पीड ही बहुत तेज़ है हनुमान जी की। तो वो क्या करती है, वो फिर सतह पर आती है और अपना रूप जो है ना बड़ा कर लेती है। उसके बाद हनुमान जी की परछाई को पकड़ के गायब हो जाती है। तो हनुमान जी फिर सोच में पड़ जाते हैं कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, है ना। अच्छा। हाँ, तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो तब वो सामने आती है, तब प्रकट होती है वो। तो उसके बाद दोनों में युद्ध होता है ना। उसके बाद हनुमान जी उसको मार देते हैं। ओके। तो ये जो राक्षसी थी ना, ये इसका पुत्र वो है केतु। अच्छा, केतु है ना वो जिसका काट दिया था केतु में से जो केतु है। हाँ। तो अब लोगों ने जो वीडियो बना रखी है इस पे, तो उन्होंने सेम बात बता रखी है कि ये हुआ था। उन्होंने एक चीज़ और ऐड कर रखी है इसमें कि उसकी एक पुत्री भी थी सम्हिका की। तो वो उसने ये सब देखा और वो वहाँ से भाग गई, और वो भाग के जा कर के बर्मुडा ट्रायंगल में जाके छुप गई। अच्छा, समुद्र के अंदर छुप गई। हाँ, समुद्र के अंदर जाके छुप गई ताकि मेरे को कोई पहचान ना सके, कि ढूंढ ना सके। अच्छा, है ना। तो वहीं से ये इसका जन्म हुआ कहानी का, कि वहाँ पे एक राक्षसी है जो ऐसे कुछ जादू खेल से। क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि मैंने कहा कि लंका और ये तो एरिया बिल्कुल डिफरेंट है बर्मुडा का। एग्जैक्टली। क्योंकि ये तो वहाँ पे पड़ता है फ्लोरिडा उस साइड पे, और ये लंका। अब समझ में आया कि ये कैसे वहाँ जाके जुड़ गया। हाँ, तो ये कहानी प्रचलित है। तो लेकिन जब मैंने देखा, अगर मैं इसको बोलूँ कि हनुमान जी तो जब निकले थे वो लंका के लिए निकले थे, है ना। और जैसे मैंने बताया कि सम्हिका की राहु जो था उसका बेटा था, लेकिन उसकी कोई पुत्री नहीं थी, बस खाली उनका बेटा ही था। तो मैं कहना मतलब मेरा ये है कि लोगों ने ऐसी ऐसी स्टोरीज भी बना रखी है इसके ऊपर। अच्छा, कि मतलब खामखा जोड़ दिया उसको। हाँ, तो मतलब कि अपने हिंदुइज्म को ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं कहीं पे भी उठा करके। नहीं, ऐसे तो सेंस नहीं बनता। अच्छा, दूसरी जो चीज़ जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो जो सबसे फेमस स्टोरी जहाँ से बर्मुडा ट्रायंगल का पूरा
कॉन्स्पिरेसी कहें या मिस्ट्री कहें जिसकी शुरुआत होती है, ये कहानी है 1918 की। और यूएसएस साइक्लोप्स करके एक नेवी का, यूएस नेवी का एक शिप होता है, वो ब्राज़ील से चलता है। उस शिप के ऊपर 500 लोग होते हैं। 10,000 किलो कच्चा मैंगनीज, जिससे स्टील बनाना था उनको, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे वेपन सप्लाई करने के लिए। तो 15 दिन, आई थिंक 15 दिन या 9 दिन, हाँ 9 दिन तक वो जहाज़ पूरा चल रहा होता है, अपनी सारी पोजीशंस भी बता रहा होता है, वो कांटेक्ट बना होता है शिप्स के साथ उस यूएसएस साइक्लॉप्स का। 9वें दिन के बाद से उस जहाज़ के जो भी इंफॉर्मेशन थी या कनेक्शन था वो बंद हो जाता है। वहाँ से कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वो जहाज़ कहाँ है, किस जगह पहुँचा है, क्या हुआ है उसके साथ। 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, साल बीते, और 1918 से आज 2025 जनवरी भी बीत चुका है। वो जहाज़ कभी भी ब्राज़ील से चलकर बाल्टीमोर यूएस से पहुंचा ही नहीं। और 9वें दिन जब वो जहाज़ गायब हुआ, तो वो जो जहाज़ था, जितना भी उनकी लोकेशंस के थ्रू वो ट्रैक कर पा रहे थे, उनकी बातचीत के थ्रू वो ट्रैक कर पा रहे थे, जिस रास्ते से उनको जाना था, तो पूरी कंफर्मेशन ये है कि जब वो गायब हुए होंगे तब वो इस बर्म्यूडा ट्रायंगल के रास्ते से निकल रहे थे। आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि 500 लोग उस शिप पे मौजूद थे। 10,000 किलो मैंगनीज और कहाँ गया? उस शिप का एक मलबा, कहते हैं ना, एक पीस ऑफ दैट शिप, वो भी नहीं मिला। नीचे सोनार के थ्रू पूरी सी बेड को सर्च करा गया, कुछ भी नहीं मिला है आज तक, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो साइंस वाले बंदे हैं जो इस चीज़ को मिथ बस्ट करने के लिए कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसी जगह है वहाँ पे कुछ, क्या कहते हैं कि नीचे जो सी बेड है उसके नीचे कुछ गैसेस हैं जो दबी हुई हैं, जो कभी कभी निकल आती हैं। मीथेन गैसेस है। हाँ, मीथेन और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो उस एक पर्टिकुलर एरिया में दबी हुई हैं, और कभी कभी वो गैसेस बाहर आ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो उस एरिया का जो पानी है ना, उस पानी की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और शिप का जो वेट है वो पानी के वेट से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए शिप्स जो हैं सीधा डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया सामने, तो लोगों ने पूछा कि जब सोनार के थ्रू हमने सी बेड को सर्च किया पूरा, तो हमें उस शिप का मलबा क्यों नहीं मिला? अगर वो शिप डूबी है तो नीचे मिलनी तो चाहिए ना, वो दबी हुई, कहाँ है वो? तो उस चीज़ का भी कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है उनके पास। वो बस ये कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि वहाँ पे मैग्नेटिक एनोमलीज हैं। तो जो कंपासेस होते हैं वहाँ पे, वो काम करने बंद कर देते हैं। तो बोलते हैं कि लोग जो कंपासेस के थ्रू रास्ता देखने वाली चीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है, फिर पूरी लोगों को पता नहीं चलता वो किस रास्ते जा रहे हैं, और कहीं जाके वो भटक जाते हैं या किसी चट्टान से टकरा के डूब जाते हैं। तो कहानी फिर वही आती है कि अगर डूबने वाली बात को सही माना जाए, तो उन डूबने वाली चीज़ों के, उन शिप्स के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसएस साइक्लॉप्स डूबा है वहाँ पे, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी शिप्स वहाँ पर डूब चुकी हैं जिनका आज तक कोई भी मलबा नहीं मिला है। तो ये जो साइंटिफिक थ्योरी है जो इस चीज़ को बस्ट करने के लिए बोली गई, एक्सपोज करने के लिए बोली गई इस कॉन्स्पिरेसी को, कि हाँ वहाँ पे कुछ मिस्ट्री चीज़ है, कि कुछ पोर्टल खुलता है वहाँ पे, तो उस चीज़ का भी कंक्लूसिव कोई आंसर है नहीं, क्योंकि भाई मलबा ही नहीं मिल रहा आगे। ये थोड़ा उसकी तरह है ना कि जैसे लोग आज तक पिरामिड की मिस्ट्री नहीं सुलझा पाए, है ना। तो ये चीज़ भी उन्हीं में आती है कि आप भले ही कितनी साइंटिफिक रीज़न दे लो या भले ही कितना भी दिमाग लगा लो, तो इस चीज़ का राज पर्दा उठ ही नहीं सकता इस चीज़ से। एग्जैक्टली। अब जैसे मैं देख रहा था कि भाई
चलो इतनी सारी वो हुई हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं वहाँ पर, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैंने आंकड़ा देखा भाई। तो शिप्स का तो लिखा हुआ है कि भाई 50 शिप्स हैं और 20 एरोप्लेन्स वहाँ पे गायब हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि यार अब उसमें क्रू मेंबर रहते हैं, लोग रहते हैं, तो उसका भी मैं देख रहा था, तो उसमें 2369 यानी कि 2379 जो मेंबर्स हैं वो गायब है। मतलब ये लोग ओवरऑल सब शिप्स और हाँ, प्लेन्स के मिला ये के खाली है लिखा हुआ है ना। ओके। अब इससे ऊपर कितने जा चुके हैं, मतलब कितने नंबर्स हैं, वो काउंटिंग में नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो पूरा दिखा भी नहीं सकते उस चीज़ को, इससे बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। और ना वो इस चीज़ का दिखा सकते कि जो शिप्स डूबे हैं, क्योंकि वो रूट ऐसा है कि वो बहुत चलने वाला रूट है। इस पे एक फेमस है ना? स्टोरी वो भी तो है कि एक 1800 का स्टोरी है एलन करके एक शिप का, जिसमें ऐसा होता है कि वो शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास से जा रहा होता है और उसको एक और शिप दिखाई देता है नियर बाय। अब उस शिप का कैप्टन जो है वो शिप को रोकता है कि भाई ये कौन सा शिप है जो मूव नहीं कर रहा है या फिर इसके कुछ भी मूवमेंट नॉर्मल नहीं है, मतलब ठीक है। तो वो वहाँ पे सिग्नल भेजते हैं कि भाई कोई होगा तो जवाब आएगा वहाँ से, बट जो शिप उसको दिखाई देता है उससे कोई भी रिस्पांस नहीं आता उन्हें। वो 2 दिन तक वेट करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता। देन वो सोचते हैं कि भाई शिप पे जाके चेक किया जाए कि क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। वो लोग अपने वो कैप्टन जो अपनी शिप से 4-5 लोगों को भेजता है, भाई जाके चेक करो क्या सीन है। वो जाके चेक करते हैं उस शिप के अंदर, तो सब कुछ एज इट इज़ रहता है, लाइक इंसान नहीं है वहाँ पे, बाकी सब कुछ है। खाने की प्लेट एग्जैक्ट एज इट इज़ ही रखी हुई है, खाना एग्जैक्ट ऐसे ही रखा है। जैसे शिप पे कुछ चीज़ें लोग उस टाइम पे 1800 के टाइम पे क्या होता था कि पायरेट्स भी होते थे कि किसी ने लूटा हो शिप को, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लूटने वाली वो सब भी वहाँ पे एज इट इज़ वैसे का वैसे ही था, बस लोग ही नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात जब कैप्टन को पता चलती है वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, भाई ये शिप है सब कुछ है लेकिन इंसान गायब है बस इसमें से। और शिप को देख के ऐसा भी नहीं लग रहा कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे लोग भाग गए हों, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल तरीके से रखा हुआ है वहाँ पे काफ़ी टाइम से, जैसे पुराना हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि चलो हम इस शिप को अपने साथ ले चलते हैं, ठीक है। तो शिप को अपने साथ लगा के वो लोग चलते हैं। फिर थोड़ी दूरी पहुंचते हैं वो लोग, 1 दिन या 2 दिन का सफ़र तय करते हैं उसके आगे का, तो वहाँ पे स्टॉर्म आने शुरू हो जाते हैं, मौसम ख़राब हो जाता है। वो शिप भी वहाँ से गायब हो जाता है, मतलब इतना मौसम ख़राब है देख नहीं पा रहे थे शिप को, कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है शिप की तूफ़ान आने की वजह से। जैसे तूफ़ान का कम ख़त्म होता है, फिर वो कैप्टन क्या करता है, ढूंढता है उस शिप को, भी कहाँ गया वो हमारे साथ साथ चल रहा था। वो उन 4-5 लोगों को जो भेजता है शिप पे, जो उनको उस शिप को चला के साथ साथ चल रहे थे, वो उनसे कांटेक्ट करता है भाई कि कहाँ हो, कि दिख नहीं रहा शिप, तो वहाँ से भी कांटेक्ट नहीं बनता दोबारा से। फिर वो ढूंढता है तो उसको शिप दिखाई दे जाता है, वो दिखाई देता है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है उन 4-5 बंदों का। देन अगेन वो सोचता है कि भाई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। वो अपनी शिप से फिर 4-5 जनों को भेजता है कि भाई जाके चेक करो क्या हुआ है उनके साथ, क्या नहीं हुआ है, क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो 4-5 बंदे जाके देखते हैं, सब कुछ ठीक है, बस वो 4-5 बंदे जो पहले भेजे थे वो भी गायब, कोई नहीं। अब कैप्टन इस चीज़ को देख के थोड़ा सा मतलब उसमें हो जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब उस डर में आ जाता है। बट वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो 4-5 को देखने भेजता है उनको कहता है तुम चलाओ और साथ साथ चलो हमारे, ठीक है। फिर वो उसको लेके चलते हैं, फिर वो 4-5 दिन चलते हैं, फिर वो स्टॉर्म आता है, सेम कहानी बिल्कुल, कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो चेक करता है, वहाँ पे कोई नहीं। बट इस बार वो ये गलती दोबारा नहीं करता कि अपने 4 बंदे छोड़ के कि तुम इसे साथ चलाओ। वो शिप को वहीं छोड़ देता है और अपना जो शिप जिसमें वो ट्रैवल कर रहे होते हैं उसको लेके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, और वहाँ जाके सबको बताता है कि ऐसा ऐसा हमने देखा और ऐसा ऐसा था वहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी है इसके पीछे बरमूडा की, जिसका आज तक किसी को नहीं पता चला है कि वहाँ पे चल क्या रहा था। ये भी बहुत फेमस स्टोरी है इसके पीछे की बरमूडा ट्रायंगल ये घोस्ट शिप करके बोलते हैं इसको शायद। हाँ शायद इसके बारे में यही है कि मतलब कई सारे जो शिप्स के कैप्टन्स हैं उन्होंने उस शिप को देखे जाने की बात बोली है कि उस एरिया में वो शिप दिखती है और मतलब कोई नहीं होता उस शिप पर। और बल्कि तुम्हें ये जान के भी हैरानी होगी कि ऐसे ही करीबन 1100 प्लस जहाज़ ऐसे हैं घोस्ट शिप उस जगह में।
1100 प्लस 1100 प्लस कि जो लोगों को दिखते हैं गायब होते हैं, दिखते हैं गायब होते हैं। तो ऐसे हैं वहाँ पर, मतलब क्योंकि कंपास फेल होने का तो रीज़न मैंने ये पाया कि बहुत सारे रिसर्चर्स ने बोल रखा है कि हमारे जो जो नॉर्थ पोल हैं वो डिफरेंट होते हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दोनों अलग अलग होते हैं। और बरमूडा ट्रायंगल एक वो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं, इस वजह से वहाँ पे कॉम्पास कोई भी काम नहीं करेगा। वही मैग्नेटिक एनोमली। और इसके पीछे एक इल्यूजन ये भी बोला जाता है कि जैसे बहुत फेमस इल्यूजन है ये वाला, जो सबने फील किया होगा। सपोज करो तुमने कोई बाइक खरीदी नहीं, ठीक है, और उसके बाद तुमने कभी नोटिस किया है कि तुमने जो चीज़ खरीदी थी वो तुम्हें रोड पे दिखनी शुरू हो जाती है। तुम्हें लगता है कि यार मैंने खरीदी तो सब लोगों ने ये बाइक खरीदनी शुरू कर दी है, ठीक है। बात ये है कि इसके पीछे की लोग, मतलब बाइक तो लोग पहले भी खरीद रहे थे, बट डिफरेंस इस कि अब तुमने खरीदी है तब तुम उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो, तुम ज़्यादा नोटिस कर रहे हो, ठीक है। ये मतलब फिनोमिना माना जाता है ह्यूमन का, ये भी रिसर्च में बोला गया है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जो समुद्र में शिप तो बहुत जगह गायब हो रहे हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल इतना फेमस हो गया कि यहाँ पे कुछ जैसे शिप गायब होता है तो वो नोटिसेबल हो जाता है, क्योंकि क्या कहते हैं, और भी जगह बताई जाती है जहाँ पे शिप गायब हो जाते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो सब नोटिस में नहीं आते। ये ट्रायंगल जो इतना फेमस है, यहाँ पे अगर एक शिप भी गायब होता है तो बहुत ज़्यादा इसको हाइप दिया जाता है या फिर उसको नोटिसेबल किया जाता है, इसके पीछे के रीज़न को जानना चाहा जाता है, ठीक है। अदरवाइज और भी ऐसी बहुत सारी जगह समुद्र में जहाँ पे शिप गायब हो जाती है, उनका कोई आता पता नहीं होता, उनके सिग्नल गायब हो जाते हैं। जैसे एक वो था ड्रैगन ट्रायंगल करके, जो एक जगह और है चाइना के क्लोज में कहीं पाता चाइना, जापान और एक और, वहाँ पे भी मतलब शिप सेम ही वहाँ पे चलता है कि शिप गायब हो जाती है, प्लेन्स गायब है वहाँ पे, बट उसको इतनी उसके बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि क्योंकि यूएस ने या फिर कहो कि इस पे इतनी मूवीज बन चुकी हैं बरमूडा ट्रायंगल पे, इतनी मूवीज की लोगों को ज़्यादा फेमस है कंपैरेटिवली ड्रैगन ट्रायंगल के, ठीक है। तो लोग इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, यही रीज़न बहुत बड़ा है। क्योंकि इस बरमूडा ट्रायंगल की जो कहे ना कि इसका जो पेनिट्रेशन है अब वो पॉप कल्चर में हो गया है। तो जो चीज़ पॉप कल्चर के साथ जुड़ के आगे बढ़ जाती है ना, तो एक तरीके से वो ही चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। अब जैसे ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, फ्लोरिडा और आपका बरमूडा करके एक आइलैंड है वहाँ पे, और पोर्टो रिको, ये इन तीनों के बीच में जगह पड़ती है समंदर में, है ना। तो अब क्या है कि अमेरिकन्स ने इसके ऊपर इतनी सारी मूवीज़ बनाई, जैसे उनकी एक खुद की शिप गुम हुई इसमें, यूएसएस साइक्लॉप्स, ठीक है, उससे रिलेटेड उन्होंने मूवी बनाई। तो अब क्या है ना, अब इस कहानी का पॉप कल्चर में एंट्री हो गई है, तो इसलिए और ये इतनी फेमस है। और रीज़न एक और भी है इसके पीछे का, कि अगर तुम किसी को फैक्ट बताओगे कि भाई समुद्र में तो और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे शिप गायब हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इस जगह पे, तो उसका लॉजिक दोगे तुम साइंटिफिक लॉजिक जब भी तुम किसी को देने जाओगे तो वो काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं, वो ऐसे लगता है कि तुम पढ़ाई करवा रहे हो। पर जब तुम इस चीज़ को एज एन एलियन से या फिर मिस्टीरियस की वो गायब हो जा रही हैं चीज़ें, इनसे जोड़ते हो तो पब्लिक जानना चाहती है, सुनना चाहती है। तो इसके अराउंड बहुत सारी स्टोरीज, मतलब बहुत सारी मूवीज़, जैसे तुमने स्टार्टिंग में बोला, बनाई गई है। लोगों ने अपना मतलब माइंड यूज़ कर करके फेक स्टोरी बना के बहुत सेल किया है। ये तो होता है। जैसे ये एलन वाली जो स्टोरी मैंने बताई है, अब ये ऐसी स्टोरी है जिसको बोला जाता है इनकी लैंग्वेज में अर्बन लेजेंड, बेसिकली जिसको तुम वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो राइट है या रॉन्ग है। अब ये इतनी पुरानी बात है 1800 की कि हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते कि भाई ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। ये एक ऐसी स्टोरी है, तो ये अर्बन लेजेंड करके स्टोरी बन चुकी है जो चल रही है मार्केट में, और लोग खरीदते हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, ये सेल हो रही है। मतलब यू नेवर नो कि इसके पीछे के रीज़न हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। ये तो होता ही है। जो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि कोई भी एक चीज़ होती है उसके अराउंड फिर लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बनाते ही हैं कि हाँ हमने ऐसा सुना था, हमने, क्योंकि वही है ना कि वो उस चीज़ से एक अपना पर्सनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो चीज़ होती है। दूसरा ये चीज़ कि अगर दुनिया में और भी जगह शिप्स गायब हो रहे हैं, लेकिन पॉइंट आउट जो बात हो रही है वो बरमूडा ट्रायंगल की हो रही है सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ तो एक तरीके से इस चीज़ को वेरीफाई करती है कि हाँ बरमूडा ट्रायंगल में शिप्स तो गायब हो ही रही हैं, ठीक है। अगर वो पॉइंट आउट हो रही है तो उसका मतलब ये बात तो सच है
कि बर्मुडा ट्रायंगल में शिप गायब होने की बात सच है, लेकिन जैसे तूने अभी बोला कि एक ड्रैगन्स ट्रायंगल करके भी जगह है, ठीक है, ऐसे ही एक शायद इंडियन ओशियन के आसपास भी एक और ऐसा ही बर्मुडा ट्रायंगल है, ठीक है, मैं उसको बताऊंगा अभी। तो अब क्या है कि उस चीज़ के ऊपर पॉप कल्चर में कुछ बना नहीं, तो इसलिए वो चीज़ दब गई। तो वही है ना कि हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं, पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, वो चीज़ें सामने आ रही है। ऐसी बहुत सारी जगह है ना कि हाँ भाई लोग उनके बारे में बात नहीं कर रहे, तो इसलिए वो दब गई। क्या पता वहाँ पे भी ऐसी ही कुछ मिस्टीरियस एनोमलीज हों, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब जैसे तू बता रहा था अभी कि इंडिया में भी है, हाँ, तो इंडिया में भी है भाई, हकीकत में है। तो ये ऐसे बनता है कि झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के मिला करके एक ट्रायंगल पूरा कंप्लीट होता है। ओके। तो उस एरिया में आई थिंक, पता नहीं मेरे को वो नहीं पता नंबर्स में कितना एरिया है वो, तो उसमें कुछ जगहें हैं। जैसे उड़ीसा का है अरमाडा एयरपोर्ट टाइप का कुछ है वो, है ना, वो 19 आई थिंक 1918 में या ऐसी अराउंड बना था। शिप पोर्ट बना हुआ वो? शिप पोर्ट नहीं है वो, क्या? वो एरोप्लेन वाला है। ओके। हाँ, अच्छा, एयरफील्ड है वो। ओके। हाँ, तो वहाँ पर ये बना हुआ है। तो उसमें बताते कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर वहाँ पे काफ़ी सारे प्लेन्स ना और अचानक से मतलब क्रैश होने लग गए थे। मतलब कहीं से भी आके आसमान से गिर रहे हैं। हाँ, उस उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो जब लड़ाई चल रही थी तो वहाँ पे अब दुश्मन देश का जहाज़ भी है, तो उस एरिया में आकर के क्रैश हो रहा है वो। अच्छा। और हमारे यहाँ के जो उड़ रहे हैं यहाँ इंडिया से जो भी आर्मी रही होगी उस टाइम पे, है ना, तो वो लोग भी भर रहे हैं, फ्लाइट भर रहे हैं, तो वो भी उड़ रहे हैं, कुछ ऊंचाई पे जाके वो भी क्रैश हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत नीचे। बल्कि वो बता देते वो डेट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ, पहले क्रैश हुआ था 3 मई 1944 ऐसे समथिंग हुआ था। उसके 3 दिन बाद फिर दोबारा से एक क्रैश हुआ। उसके फिर 15 मई को फिर एक क्रैश हुआ। इस तरीके से लगातार क्रैश हुए हैं भाई वहाँ पर। ओके। और ये जो नंबर्स में अगर मैं बताऊँ तो 300 प्लस के करीब एरोप्लेन क्रैश हुए हैं वहाँ पे वो वॉर के दौरान। उसके पीछे भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई नहीं है। मैंने तो एक वो क्लिप सुना था जिसमें बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से मतलब प्लेन जाता है, जैसे वो ट्रेनिंग पे जा रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा, वो 4-5 प्लेन थे जिसमें वो जाते हैं बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से और वो गायब हो जाते हैं। हाँ। फिर उनको भेजा जाता है कि भाई ढूंढो इनको, तो वो बंदा दूसरा वाला एयरक्राफ्ट जाते हैं वहाँ पे ढूंढने के लिए उनको। तो उनका लास्ट जो मैसेज था वो यही था कि भाई आसमान खुल रहा है, काइंड ऑफ इस टाइप का, वो भी गायब हो जाता है। ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट आए हैं, बट इसका भी कोई भी आज तक प्रूफ नहीं है कि हुआ क्या उनके साथ। एग्जैक्टली। तो ये जो स्टोरी है ना, ये ऐसे शुरू होती है कि जो एयरफोर्स के जो पायलट्स थे, ग्रुप, टॉर्पीडो विमान लेके जाते हैं। हाँ, टॉर्पीडो अपने जेट्स लेके वो प्रैक्टिस के लिए निकलते हैं। एक पूरा स्क्वाड्रन होता है 5-6 पायलट्स का, वो प्रैक्टिस के लिए निकलता है। तो जब उड़ रहे होते हैं तो एकदम से रडार से गायब हो जाते हैं वो। तो होता है कि कहाँ गए, तो शाम हो जाती है, रात हो जाती है, नहीं आते वापस, एक दिन बीतता नहीं। तो दूसरे दिन वो सर्च पार्टी भेजते हैं, एक पूरी स्क्वाड्रन भेजते हैं, फिर से 4-5 फ्लाइट्स की, देखो कहाँ कहीं क्रैश हुआ है, क्या हुआ है। वो भी ढूंढ रहे होते हैं, फिर वो भी गायब हो जाते हैं। और तब उनका लास्ट मैसेज होता है जो तू बता रहा है कि आसमान खुल रहा है, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया, चलो ये जैसे इन्होंने बोला कि साइंटिफिक रीज़न है ये कि वहाँ पे डूबने का उनका, कि मीथेन गैस निकलती है, डेंसिटी कम हो जाती है वगैरह वगैरह, सब कुछ मान लिया। तुम्हारा पॉइंट बहुत अच्छा था कि भाई कुछ तो ऐसा मिले कि पानी के अंदर वो मिले, वो मलबा मिले उसका। और मेरा पॉइंट एक और है कि चलो मैंने ये स्टेटमेंट भी सुना कि जैसे अगर तुम चेक करोगे कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, यूएस वाले तो ऐसा कुछ नाम मानते भी नहीं है। हाँ, वो टॉप डेंजरस में मानते भी नहीं इस जगह को। उनके अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें समुद्र में होती रहती है। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि अच्छा मानते हैं कि चलो समुद्र में होती रहती हैं चीज़ें, नॉट जस्ट बरमूडा ट्रायंगल, बट उनका मलबा जाता कहाँ है, दिखता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं। इतने हम हाईटेक हो चुके हैं आज की डेट में भी चीज़ें गायब हो रही हैं समुद्र में और जगह। चलो मैं बरमूडा की बात नहीं करता, और जगह गायब हो रही है, तो हम क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे? कुछ तो है ना समुद्र के नीचे। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि इंसान जो है वो मतलब ज़मीन के ऊपर की दुनिया देखना चाहता है, क्या नाम है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है वो देखना चाहता है। लेकिन अगर खोज करनी जाए तो समुद्र का भी उन्होंने 5% भी खोज नहीं करी है। सिर्फ 3% ओशियन एक्सप्लोर्ड है, और हमारी जो पूरी पृथ्वी है ना, वो सिर्फ आई थिंक सर 97 to 98% सिर्फ ओशियन है।
हम 2 से 3% हिस्से पे इंसान बसे हुए हैं, जो बोलते हैं लैंड एरिया है, 2 से 3% है। 97% में से वो ऑलमोस्ट 3% ही एक्सप्लोर्ड है, बाकी 94% में क्या है वी डोंट नो। हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल उस समुद्र के अंदर है क्या। वो जगह बहुत रहस्यमय है भाई। एग्जैक्टली। जैसे मैंने एक बंदे का पढ़ा था, वो बंदा मतलब ज़मीन के अंदर होल कर जा रहा था, कर जा डेप्थ देखने के लिए, और उसने बहुत हद तक बहुत 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 ज़्यादा ही गहराई तक होल किया था धरती के अंदर, सिर्फ जानने के लिए कि अंदर क्या है, इसके नीचे क्या है। तो मैंने उस स्टोरी के पीछे भी ये सुना था कि उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग गई थी, जिस वजह से उस होल को बंद कर दिया था। जैसे हमारे उसमें बोला जाता है कि नीचे पाताल लोक है। हाँ एग्जैक्टली ये रशिया में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये रियल एक्सपेरिमेंट हुआ था, रशियन साइंटिस्ट ने किया था एक्सपेरिमेंट ये। तो जब 12 किलोमीटर तक उन्होंने खोद दिया था होल को, जैसे ही वो 12 किलोमीटर के बाद अंदर जाने लगे ना, तो अंदर इतनी हीट बढ़ गई कि जो उनकी ड्रिल्स थी ना वो पिघलने लग गई थी। और जब उन्होंने मॉनिटर करना शुरू करा उस होल को कि तो उनको उसमें से आवाज़ें महसूस हुई कि जैसे कोई चीखने की, दर्द की। चीख रहा है, चिल्ला रहे हैं इंसान। वो फ्रीक्वेंसीज उन्होंने मॉनिटर करी कि भाई यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तब उन्होंने वो होल बंद कर दिया था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं भाई। और बर्मुडा ट्रायंगल से एक बड़ी फेमस स्टोरी जुड़ी हुई है। रॉथस्चाइल्ड बड़े फेमस बिजनेसमैन हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली में उनके किसी ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। तो उसका पूरा नाम याद नहीं है, बट उनका ही एक बेटा होता है रॉथस्चाइल्ड, और उसका एक फ्रेंड होता है। आई थिंक वो मैक्सिको में होते हैं। वहाँ से उनको फ़ोन मिलता है कि आपके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है और फ्यूनरल में आना है आपको। ठीक है। तो जब वो वहाँ से जो उनका अपना एक छोटा प्लेन होता है, पर्सनल प्लेन, वो उसमें फ़्लाइट भरते हैं, और जैसे ही वो बर्मुडा के ऊपर पहुँचते हैं, मायामी फ्लोरिडा में उनको लैंड होना होता है। तो वो बताते हैं कि पायलट चिल्लाने लगता है एकदम से कि जो फ़्लाइट है उसके सारे कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे, करना बंद कर चुके हैं, हमें नहीं पता। अच्छा, वो वाला इंसिडेंट है ना जिसमें वो 45 मिनट्स में पहुंच जाता है। उससे भी कम टाइम में। हाँ। तो जब होते कि सारा कंट्रोल्स बंद हो गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो बोलते कि सब पैनिक हो गया था, हमको लगा था कि बस अब हम गए, कि वहाँ ग्रैंडफादर का फ्यूनरल के साथ साथ अब हमें लग रहा है कि हमारा फ्यूनरल भी करना पड़ेगा साथ के साथ। तो बोलते कि एकदम से क्या हम देखते हैं कि खिड़कियों में से कि शिप के चारों तरफ ना क्लाउड्स आ गए हैं एकदम से, और एक काइंड ऑफ वोर्टेक्स टाइप सा बन रहा है, और हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमारा जो शिप है उस वोर्टेक्स में खिंच रहा है, कोई चीज़ हमें खींच रही है उस वोर्टेक्स के अंदर, और लाइटनिंग हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही हैं बाहर, समझ नहीं आ रहा था। और एकदम से क्या होता है कि एकदम से वो सारा जो मौसम ख़राब टाइप का माहौल बन गया था बाहर, वो छटने लगता है धीरे धीरे धीरे, शिप्स के कंट्रोल भी वापस आने लगते हैं। और जैसे ही धरती दिखना शुरू होती है ना, तो पायलट बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, बोला कि हम मायामी फ्लोरिडा के ऊपर हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने अपना वो भी चेक किया था कि ऑयल वगैरह, ऑयल उन्होंने फ्यूल चेक करा, सब कुछ वैसा ही था। फ्यूल उतना ही था जितना मौसम खराब होने से पहले था, और कम से कम भी जो उनकी दूरी थी ना फ्लोरिडा पहुंचने की, लगभग ऑलमोस्ट वो 100 किलोमीटर रह गई थी। तो उन्होंने कितना किलोमीटर पार कर लिया वहाँ से? उन्होंने, वो बताते हैं कि वो डिस्टेंस जो था उनका 15 से 20 मिनट, मतलब गिव एंड टेक हाफ एन आवर मान के चलो। हाफ एन आवर के अंदर उन्होंने वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, जिस डिस्टेंस को यूजुअली ट्रैवल करने के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है। अब वो बहुत यूज टू, मतलब जाते भी रहते थे तो वो 1.45 मिनट्स लगता था, मतलब 1 आवर 45 मिनट्स, और उस दिन उन्हें सिर्फ 30 मिनट्स लगा पहुंचने में। तो वो खुद विश्वास नहीं, ये मैं तो इस चीज़ पे के रिसर्च करने के लिए, जब नेशनल ज्योग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री है इसी के ऊपर, एक एपिसोड है पूरा बर्मुडा ट्रायंगल, उन्होंने वो 2 बंदे, रॉथस्चाइल्ड भी जो लड़का था वो और उसका फ्रेंड, वो 2 बंदे थे और एक पायलट था उस जहाज़ में। तो वो 2 बंदे खुद बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं उस टाइम पे, जीवित एकदम, कि हाँ उस टाइम पे तो वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो जवानी में जब उस टाइम पे वो ट्रैवल कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई ये चीज़ हुई हमारे साथ, हम तो एकदम शॉक्ड एंड सरप्राइज हो गए थे, हमारे पास भी इस चीज़ का कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है।
कि हम कि हुआ क्या था हुआ उस क्या, time पे। लेकिन ये चीज़ हुई थी, हमने एक्सपीरियंस करी थी ये चीज़। तो वही चीज़ है ना कि अगर मिथ बस्ट करने वाले अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं इन रियल लाइफ कि जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। और दूसरी चीज़ की, ठीक है, फेक कहानी बनाने वाले भी होते हैं, लेकिन कहानियाँ इतने लंबे समय तक वो ही सरवाइव कर पाती हैं जिन कहानियों में ना एक बेसिस होता है, ठीक है, कि हाँ, कि अगर मैं डीबंक करने के लिए कुछ जवाब नहीं दे पा रहा हूँ ना इसका, तो उसका मतलब सच में इसमें एक ऐसा मिस्ट्री एलिमेंट है कि हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं ट्रू उसको। ट्रू ट्रू। और फिर वो लोग वो है ना कि जिन्होंने अपने आंखों देखा हाल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं, बेसिकली अगर बता मुझे रहे हैं किसी वो। को रॉन्ग प्रूफ करना है हम्म, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई इसलिए रॉन्ग है। हम्म, जैसे पॉइंट ये है कि अच्छा मीथेन गैस निकली उसमें से, शिप डूब गया उसके अंदर, बट मलबा कहाँ है? पॉइंट तो वही है ना कि पॉइंट भाई यही है। आज वो की डेट में मलबा हम कहाँ वो है? नहीं है कि जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब ये नहीं भी नहीं ऐसा कह तो है कि सकते ना, मतलब कि कुछ तो शिप्स हैं वहाँ नीचे, Exactly. लेकिन वो सारे जो 50 जो गिनती में है ना, गिनती में वो नहीं है, वो नहीं है, वो कहाँ गए? वो कहाँ गए ना। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि यार उसकी उस जगह की डेप्थ इतनी है कि कोई नीचे जाके नहीं सकता। सोनार्स हमारे पास किस लिए है? सोनार्स का यही काम होता है कि हम नीचे जब- जाए बिना नीचे की सरफेस को देख सके। क्योंकि पूरा। बहुतों ने ये बोला कि उस एरिया में हरक्यूरेंस आते हैं, उसमें ऐसा है, वहाँ का पानी ऐसा है, सब सारी चीजें मान ली, लेकिन कुछ तो ऐसा मिले ना कि अच्छा ये शिप हरक्यूरेंस की वजह से नीचे डूब गया था, मिथेन की वजह से डूब गया था, तो इसलिए नीचे देखो डूबा हुआ है। डूबा हुआ है ये। लोग कहते हैं हाई टाइड्स आते हैं वहाँ पर, है ना, तो उसके मतलब हाई टाइड्स में अगर कोई शिप डूबता है तो जो लहरें होती हैं वो मलबा जो है वो आगे बहा के ले जाती हैं, वो उसको ज़मीन पे टिकने नहीं देती। लेकिन भाई एक बात मानता हूँ मैं, ठीक है, आज की डेट में हमारा साइंस इतना कमज़ोर नहीं है कि वो हाई टाइड्स और स्पीड का आइडिया लगा के ये नहीं बता सकता कि किस डायरेक्शन में गया है आगे। और ये कह सकते हैं कि वो और मलबा किस डायरेक्शन में गया है और यहाँ तक ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने इस चीज़ के लिए रिसर्च करी है तो मलबा ढूंढा होगा। और ये तो कॉमन सी चीज़ है कि भाई उन्हें पता है हाई टाइड्स आ रहे हैं वहाँ पे, तो मलबा इधर तो मुझे जाएगा। पता है क्या लगता है, ना? मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि मैं मान नहीं सकता कि हमारी साइंस में आज तक इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया हो। मुझे लगता है आइडेंटिफाई कर भी लिया होगा, लेकिन ये बातें बताई नहीं जाती। एग्जैक्टली। क्योंकि वही चीज़ है ना कि साइंस खुद अगर उस मिस्ट्री एलिमेंट को मान ले तो फिर वही है ना कि फिर साइंस अपने आप को अलग कैसे दिखाएगा बाकी चीज़ों से ना। क्योंकि साइंस है ही किस लिए कि लॉजिक और क्या कहते हैं जो रियल चीज़ें हैं इस वर्ल्ड की रियलिटी को समझाने वाली चीज़, उसके पीछे का लॉजिक बताने वाली चीज़ साइंस है। अब साइंस ही कह देगी कि हाँ आई कंसिडर दिस मिस्ट्री एलिमेंट बिहाइंड ऑल दीज थिंग, तो फिर बात विदाउट एनी एविडेंस फिर बात कहाँ रहेगी? फिर बात तो वही होगी ना। क्योंकि मैंने है ना एक वही तो। बंदे का पढ़ा था, एक साइंटिस्ट था जिसने है ना समुद्र की खोज करनी शुरू करी थी कि इसके डेप्थ में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सब लोग तो मतलब यूनिवर्स की खोज कर रहे हैं जो इतने किलोमीटर्स ऊपर है, और डेप्थ में तो हम इतने किलोमीटर्स तक गए भी नहीं है। ठीक है, हमने 5% भी नहीं उसका एक्सप्लोर किया है। तो उसने कोशिश करी थी, बट मेरे को ये पता है कि इन रिटर्न उसने बहुत जल्दी वो एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया था, और उसने बोला था कि जो चीज़ जहाँ है उसको एज इट इज रहने दो, परेशान करने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसा स्टेटमेंट था उसका कि पानी के अंदर जो चीज़ें रह रही हैं उन्हें रहने दो, मतलब ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की नीड नहीं है, ये इंसानियत के लिए गलत हो जाएगा। अब तू सोच कि हमने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली एडवांस कि हम पृथ्वी से बाहर स्पेस में सरवाइव करने वाले शटल्स बना सकते हैं। ऊपर लैक्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक उड़ता हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो ना जाने कितने सालों से वहाँ सरवाइव कर रहा है और चल रहा है। ठीक है, उसमें एस्ट्रोनॉट्स जाके रुकते हैं, लेकिन हम आज तक एक ऐसी सबमरीन डेवलप नहीं कर पाए हैं जो सी के डीपेस्ट पार्ट में जाके एक्सप्लोर कर सके। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पानी में नीचे जाते हैं पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि कोई भी चीज़ क्रश हो सकती है। लेकिन हमने वो चीज़ें डेवलप कर ली कि जो स्पेस में जाके सर्वाइव कर लेगी, लेकिन हमारे प्लैनेट के डीपेस्ट पार्ट में कोई ऐसी चीज़ सर्वाइव कर सके हम उसको बना ही नहीं पाए हैं। वैसे एक वीडियो में देख रहा था तो उसमें वो बंदा कह रहा था कि स्पेस में भी एक ऐसी ही ट्राइंगल है। हाँ हाँ स्पेस में भी बर्मुडा ट्रायंगल। स्पेस में भी है कि मतलब अब
जैसे तूने बताया कि मैग्नेटिक एनालॉमी होती है, तो ऐसे ही वो आती तो स्पेस से ही है ना, कि जैसे पृथ्वी ट्रैवल कर रही है अपने पाथ पे, तो उस टाइम वो बता रहे थे कि वहाँ पे भी मतलब जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनके कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं वहाँ पे, तो उस रूट से बच के ही चलते हैं थोड़ा, वहाँ पे भी ये चीज़ें काम करती है मैग्नेटिक एनालॉमी। वो जो एनॉमली है ना वो स्पेस से जनरेट नहीं होती है, वो पृथ्वी से जनरेट होती है। हाँ, तो वो बंदा ऐसे बता रहा था। ओशन के ऊपर एक हिस्सा है जहाँ से जब भी कोई सैटेलाइट गुजरती है तो वो सैटेलाइट कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है वो। वहाँ पे उस पाथ पे मतलब कि बंदे भी जो होते हैं ना इस सैटेलाइट उसमें स्पेस क्राफ्ट वगैरह में, हाँ, तो उस टाइम पे वो चलते भी नहीं हो, हाँ, है ना, मूवमेंट नहीं करते। मुझे तो सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल नहीं, मुझे तो बहुत मतलब पूरा समुद्र ही ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है वहाँ पे। एग्जैक्टली यार, मतलब ओशियन तो इतनी बड़ी मिस्ट्री है ना अपने आप में कि इस पे बात करी जाए तो इतनी लंबी बात निकलेगी कि जैसे ओशियन से रिलेटेड मर्मेड्स हैं कि है ना, कि अगर मर्मेड्स की ये कहानी अगर निकल कर आई तो किसी ने कुछ तो ऐसा देखा होगा ना कि उसने वो मर्मेड चीज इजाद करी, जल परी नाम की चीज इसका इजाद साइंटिफिक करी। रीजन है मेरे पास। वो ऐसा है कि पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बंदे जैसे सेलिंग करने जाते, मच्छी पकड़ने जाते या कुछ करने जाते, तो बहुत अंदर जाना पड़ता था, तो कई कई दिन तक वो मतलब शिप पर कर रहे हैं अपना सेलिंग, तो इतने लंबे समय तक अपने पार्टनर से दूर, अपने फीमेल पार्टनर से दूर, तो वो समुद्र में रह रहे हैं, तो वो ना माइंड से मछलियों को, है ना, माइंड से मछलियों को ही जल परी, मतलब उसके अंदर उनको फीमेल्स दिखाई देती थी। अब ये बताओ माइंड का इल्यूजन जिसे कहते हैं, ये इल्यूजन है या ट्रूथ है, क्या फायदा? आगे बताओ मुझे। अब यही तो मुझे वो मेरा है ना। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक चीज समझ नहीं है मुझे। सपोज कर अब तुम जाते हो कहीं घूमने के लिए समुद्र में, ऑल ऑफ सडन तुम ऐसा देखते हो, तुम आके किसी को भी बताओगे तो क्या बोलेगा कोई? इल्यूजन होगा, दिमाग का ये होगा, थकान होगी, दिमाग का भ्रम या है, तुमने ये ट्रैवल किया होगा। Exactly। ऐसे ही बोलते नहीं बोलते, तुमने ट्रैवल किया होगा इसलिए तुम थक गए होंगे, तूने मूवी देखी होगी रात को इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा, ऐसे बोलते नहीं बोलते? अब सबसे सिंपल बात ये बता ना कि और इसमें पता है क्या होता है, इंसान खुद भी सवाल कर रहा होता अपने आप से, क्या पता मैंने ऐसा ही देखा होगा। नहीं वो चीज़ ठीक है। अब मेरे को एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता, एक इंसान है, वो अपने पूरे ग्रुप के साथ 10-12 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, वो 1 महीने से ओशन में मान ले मछली पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बता, ओशियन क्या कोई बहुत रोमांटिक जगह है क्या? उसको इतनी सी मछली देख के अपनी बीवी इमेजिन हो रही है उस मछली में? आवाज ज्यादा ही है उस बंदे में। मतलब एक हाथ जितनी मछली और वो उसमें इमेजिन कर रहा है कि ओ मेरी बीवी ना। उसका मछली का कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो इंसान से मिलता जुलता है जो वो देख के इमेजिनेशन बनाए कि एक कमर ऐसी या कमर के ऊपर वाला हिस्सा ऐसा? भाई समुद्र में तो और भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ मछली के साथ ही क्यों सोचा? एग्जैक्टली, ऑक्टोपस के साथ क्यों नहीं सोचा? ऑक्टोपस को क्या समझेगा भाई? सोच के देखो ना, सोचने के लिए तो इमेजिनेशन कुछ भी हो सकती है, इल्यूजन तो हो सकती है ना। और वेल मच्छी को क्या समझेगा फिर? इल्यूजन तो इल्यूजन है, वो तो किसी के साथ भी होना चाहिए फिर तो। होना चाहिए ना, तो फिर सिर्फ जल परियां क्यों बनी ना? और मछली परी नहीं बोल रहे उनको, जल परी बोल रहे हैं उनको यार, जल परी बोल रहे हैं उनको। मतलब ये भी मेरे दिमाग के ऊपर नहीं है, मैंने भी देख के बोला एग्जैक्टली वीडियो में, है ना। वही चीज है कि अब वो इल्यूजन बोल रहे तो हमारे पास भी एक पॉइंट है ना, हम भी अपना पॉइंट रख रहे हैं कि अगर इल्यूजन है, बोल रहे कि दूर रहते हैं फीमेल पार्टनर्स से और इतने दिन तक ओशन में है, महीनों तक चल रहा है उनका, वो देख रहे हैं वहाँ मछली को देख के इमेजिनेशन। मछली का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो उनको अपने फीमेल पार्टनर की याद दिला? दूसरा, ओशन कौन सी ऐसी रोमांटिक जगह है भाई कि जो मुझे प्रेम वाले ख्याल आएंगे? आते होंगे, क्या पता किसी बंदे को भाई। मछली के साथ ही क्यों जोड़ा? लॉजिक ये भी तो है ना। मैं नहीं जोड़ रहा भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। जैसे अब है नहीं कहानियों में कि भाई मैंने उससे सुना तुम्हें बता दिया, है ना, तो ऐसे कहानियां बढ़ती हैं आगे। अब तुमने बता दिया कि भाई मच्छी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो लग रहा है ऐसे। तो बर्मुडा ट्रायंगल पे वापस आते हैं, फिगर होता है मछली का ऐसा भाई, मछली का फिगर भी तो ऐसे ही है ना कि मतलब ऊपर से ऐसे है। नहीं, क्योंकि अब तुम्हें ऐसे ओवल होती है मछली, ओवल होती है मछली, एलिप्टिकल होती है मछली।
चलो तो बर्मुडा ट्रायंगल पे वापस आते हैं फिर। हम्म। और क्या हुआ फिर बर्मुडा ट्रायंगल में उसके बाद? बर्मुडा ट्रायंगल का यार अब वही है, मिस्टीरियस प्लेस है। बर्मुडा ट्रायंगल, अच्छा तुम्हें क्या लगता है जैसे कि एक बड़ी, जैसे अभी तो हमने बात करी कि कुछ ऐसी एनॉमलीज हो सकती हैं मिस्टीरियस, ठीक है, जैसे एक हमने कहानी सुनाई कि इसमें शिप जो प्लेन अभी रॉथशाइल्ड वाली कहानी बताई, उसमें बोलते हैं कि एक काइंड ऑफ वोर्टेक्स खुला, हम उसके थ्रू ट्रैवल कर कर आ गए, तो हमने एक बहुत कम टाइम में एक बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो उसमें बात आती है एक पोर्टल खुलने की। यूएसएस साइक्लॉप्स जब डूबा 1918 में, तो आज तक उसका ना कोई मलबा मिला, ना उस शिप के कोई रिमेन्स मिले, ना उस शिप पे मौजूद किसी भी क्रियो की कोई बॉडी मिली, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो उसमें हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ वो गायब ही हो गया, है ना, कि कहीं किसी दूसरे डायमेंशन में कहीं और ही चला गया। तो यहाँ पे बात ये भी आती है कि कोई और दूसरा डायमेंशन का पोर्टल खुलता है क्या वहाँ पे, या कोई एक ऐसा पोर्टल खुलता है कि स्पेस और टाइम के बीच की वो आपको ट्रैवल करा सकता है एक बहुत कम टाइम में एक बहुत लंबा डिस्टेंस। और जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री ऐसे देखी मैंने कि यूएफओज इन बर्म्यूडा। तो कई सारे लोगों ने जो रिसर्च करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, वहाँ गए, जब रहे वो उस जगह पे, वहाँ के लोकल लोगों से बातें करी, तो वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कोई भी तूफान आने से पहले या कभी किसी रात को आसमान में अजीबोगरीब फ्लाइंग लाइट्स दिखाई देती है उनको। जैसे उन्होंने बोला था क्रिस्टोफर कोलंबस ने कि जब वो यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने अपनी जब जो क्रिस्टोफर कोलंबस कहीं भी घूमते थे तो अपनी डायरी में लिखते थे वो। तो उन्होंने भी मेंशन किया था कि बर्मुडा ट्रायंगल के पास उन्होंने एक बहुत तेज लाइट पानी में जाती हुई देखी थी। नहीं मतलब जब उनका नाव जा रहा था ना, तो उन्होंने कुछ जलता हुआ देखा था कि वो ऐसा लग रहा था कि वो उड़ रही है, वो लाइट पानी पे मतलब फ्लोट कर रही है ऐसे। अच्छा। तो एक बंदे का मैंने वीडियो देखा था, तो वो क्या कर रहा था, उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया ये वाला कि वो अपनी नाव को काफ़ी दूर ले गया और उसने एक रात के अंधेरे में ही था शायद वो, हाँ। तो रात के अंधेरे में उसने वहाँ जाकर ना आग लगा दी ज़मीन पे। तो नाव लेके बहुत दूर चला गया। अब नाव में क्या होता है कि वेव्स चलती हैं, है ना, शिप ऊपर नीचे जाता है। तो वो देख रहा है कि वहाँ पे बैठ के कि जो आग जल रही है लकड़ियों में, तो वो ऐसी महसूस हो रही है कि वो ऐसे ऐसे हो रही है। अच्छा। है ना। तो कहता कि जो उसने कोलंबस ने देखा था वो कुछ नहीं था, वो ये था। अच्छा। लेकिन अब बात उठती है कि भाई इतनी रात में कोई बंदा क्यों बैठेगा वहाँ आग कोलंबस जला ने के? तो आसमान से गिरते हुए देखा था नीचे, आसमान से नीचे गिरते हुए देखा था समुद्र के अंदर। उसने वो मेंशन किया था उसमें। हाँ, कि एक नहीं, वो फ्लाइंग लाइट ऊपर से आई और वो सीधा अंदर समुद्र पानी में में चली गई। हाँ, तो वो बंदा ये एक्सपेरिमेंट करके बता रहा था वो। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी ज़िंदगी का लगभग पूरी ही ज़िंदगी शिप पे बिताई, नए नए सी रूट डिस्कवर करके। उसका काम ही ये था, वो सी एक्सप्लोरर था, उसकी पूरी ज़िंदगी शिप पे बीती है। तो उस इंसान की काबिलियत पे शक करने वाली बात होगी है कि वो एक जलती हुई आग को नहीं पहचान पा रहा, कि वो इतना ज़्यादा स्टूपिड इंसान नहीं हो सकता कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सी में बिता दी कि उसको जलती हुई आग और एक मिस्टीरियस रोशनी के बीच में डिफरेंस ना पता हो। एग्जैक्टली ना। और बंदे चीज़ों को प्रूफ करने अगर के लिए उनको एक्सप्लेनेशन होता कि हाँ उन्होंने ऐसा कुछ मतलब जो वो आइडेंटिफाई कर पाते, तो अपनी डायरी में वो एज इट इज़ मेंशन करते कि मैंने भाई लकड़ी जलती हुई देखी या वहाँ पे लोग देखे। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि बहुत तेज रोशनी जलती हुई पानी के अंदर जाते हुए देखी। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बात ये भी जुड़ती है कि क्या वहाँ समुद्र के नीचे, बर्म्यूडा का जो ट्रायंगल वाला एरिया है, वहाँ क्या समुद्र के नीचे एलियंस का कोई काइंड ऑफ बेस टाइप है जहाँ पे वो सीक्रेटली छुपे रहते हैं, और उन्होंने उस चीज़ को छुपाने के लिए कोई ऐसी फोर्स फील्ड या शील्ड क्रिएट कर रखी है जिस में डिस्टर्बेंस की वजह से ये सारी एनॉमलीज हो जाती हैं। तो मतलब कि वो पूरे दिन नहीं रहती वहाँ पर,
कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि जिस टाइम पे कुछ हरकत होती है, हाँ एग्जैक्टली। तो इसी वजह से वो इतना मतलब लोग जो कहते हैं ना कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हर टाइम थोड़ी रहेगा वहाँ पर। अगर हम इस नज़रिए से देखें एलियंस वाले, है ना, तो वो तो कुछ टाइम तक ही रहेगा ना वो चीज़, कि जब उनको कुछ गतिविधि करनी होगी वहाँ पे तो वो चीज़ें क्रिएट होती होंगी वहाँ पर। एग्जैक्टली। तो ये भी बात आती है, क्या वहाँ नीचे कोई एलियन बेस हो सकता है क्या? ये कॉन्स्पिरेसी भी आती है अब इसके पीछे। तो जब मतलब इस कॉन्स्पिरेसी के बेसिस के लिए पूछा जाता है कि आपको क्यों लगता है कि एलियंस का बेस समुद्र में होगा, तो वो लोग यही बोलते हैं कि इंसानों ने समुद्र का सिर्फ और सिर्फ 3% हिस्सा एक्सप्लोर किया, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। और हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कोई ऐसा क्राफ्ट बना पाएं या कोई ऐसी सबमरीन बना पाएं कि जो समुद्र की डेप्थ में जाके सरवाइव कर सके। वो नीचे पहुंच भी नहीं पाएगी और क्रश हो जाएगी, और उसको चलाने वाली या जो उसमें लोग होंगे वो सब मारे जाएंगे। तो सी जो है ना, वो इतनी आइसोलेटेड जगह है और अनएक्सप्लोर्ड जगह है जहाँ पे कोई भी बहुत आसानी से छुप सकता है। मतलब छुपने के लिए अगर किसी को सबसे बेहतरीन जगह चुननी है तो वो समुद्र है। कौन आ रहा है देखने वहाँ पे? एग्जैक्टली ना। अब तुम देखो एक नॉर्मल इंसान की तो अप्रोच है ही नहीं समुद्र तक, कि भाई वो तो थोड़ा नाव में घूम लेगा इधर उधर, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक मिलिट्री वाले अगर जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए सब, तो उनके पास भी इतनी टेक्नोलॉजी है कि हाँ वो सोनार से कर सकते हैं, या सबमरीन चला रहे हैं तो कुछ एक दायरा सेट हाइट है, एक लिमिटेड हाइट है, एक लिमिटेड डेप्थ है समुद्र की, उस तक ही जा सकते हैं। उससे नीचे जाएंगे तो पूरी सबमरीन क्रश हो जाएगी, क्योंकि ऐसी मटेरियल ही नहीं है हमारे पास कि हम उन डेप्थ तक सर्वाइव करने के लिए। तो सोनार भी मतलब बिल्कुल सी लेवल तक थोड़ी जाता होगा, सी बेड को रीड करता, मतलब एक तरीके से वो समुद्र का एक्सरे कर रहा है वो, ठीक है। नहीं कहीं पर ज्यादा गहराई है तो करता है, वो सब करता है, वो दिखाता है कि यहाँ पूरा गहरा है नीचे, वो उस चीज को दिखाता है कि हाँ यहाँ गहराई है, यहाँ पूरा ऊपर, वो सब दिखाता है। सोनार पहुंच सकता है नीचे तक। लेकिन जो सिविलाइजेशन, जो भी एलियन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस है कि अगर वो अपना सीक्रेट बेस समुद्र के नीचे बना सकती है, तो उसके पास ये टेक्नोलॉजी भी होगी कि वो उसको छुपा भी सकती है। सही बात है। सोनार जैसी टेक्नोलॉजी तो उनके लिए कुछ भी नहीं होगी। कुछ भी नहीं है। अगर वो एक समुद्र के अंदर उतने प्रेशर वाले एरिया में एक पूरी बेस बना के उसके अंदर रह रहे हैं, तो ये सारी मिस्ट्रीज काइंड ऑफ ऐसा है कि तू चिट्ठी भेज रहा, मैं सीधा फोन कॉल लगा रहा हूँ। एग्जैक्टली इतना डिफरेंस है टेक्नोलॉजी में। तो ये सारी मिस्ट्रीज मिली मेरे को जब मैं रिसर्च कर रहा था। तो इन सारी जो रिसर्चेस को देखने के बाद जब मैंने कंक्लूजन निकाला अपने खुद से कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि वहाँ क्या हो सकता है, क्या एनॉमलीज ऐसी हो सकती हैं वहाँ पे कि जो चीज़ें गुम हो रही हैं, गायब हो रही हैं, और उनके कोई भी ट्रेसेस हमें नहीं मिल पाते। तो साइंस में भी एक चीज़ होती है, तुमने सुना होगा वर्म होल्स का नाम। हाँ ठीक है। जैसे ब्लैक होल्स होते हैं स्पेस में, ऐसे वर्म होल्स होते हैं। और हमारे चारों तरफ इस प्लैनेट पे भी, हमारे सराउंडिंग्स में छोटे छोटे वर्म होल्स खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि साइंस के पर्सपेक्टिव से कि वहाँ पर, जैसे तूने बताया कि वहाँ पे कुछ ऐसी मैग्नेटिक वेव्स वगैरह हैं, वहाँ पे वो ऐसे एरिया में पड़ता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे वर्म होल्स खुल जाते हैं कभी, इतने बड़े कि उसके अंदर चीज़ें गायब हो जाती हैं। अगर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊं मैं, उससे चीज़ों को समझूं, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि हाँ, अगर मैं इसको साइंटिफिकली एक्सेप्ट करूं तो मैं ये मानता हूं कि वहाँ पर कुछ ऐसे वर्म्स होल खुलते हैं कि जिनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर समा सकते हैं। और एक बार जो चीज़ वर्म होल के अंदर गई तो हमें नहीं पता ना कि उस वर्म होल का दूसरा एंड कहाँ खुलेगा। तो कहीं किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जा रही हैं या उसी के अंदर क्रश होके ख़त्म हो जा रही हैं, वी डोंट नो। तो अगर वो सब जितने भी ये गायब हुए जहाज़ हैं, ये सब हैं, तो ये अगर वहाँ पर गए हैं तो ये जिंदा होंगे अभी भी?
वही तो ना, वी डोंट नो। नहीं ज़रूरी नहीं है, सपोज करो कि वार्म होल से वो ये थोड़ी गारंटी ले रहे हैं कि तुम्हारे जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा तुम्हें वहाँ पे। अब वो हमें नहीं पता ना कि वो वर्म होल हमारी ही प्लैनेट की किसी और दूसरी पोजीशन पे खोल के उनको भेज दे, या यूनिवर्स में कहीं और उनको भेज वहाँ पे दे। तो वो भी है ना, अटलांटिक ओशन है, वो है ना वहाँ पर, अरे एक्वामैन वाला प्लेस, वो एटलांटिस। एटलांटिस, हाँ। एटलांटिस शहर भी तो है वहाँ नीचे दबा मुझे हुआ। तो ये भी सुन के बड़ा अजीब लगा कि आज तक हम लोग एंटार्क्टिका को ही नहीं एक्सप्लोर कर पाए। यस, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिक। मतलब ये कितना एटलांटिस का वियर्ड है ना कि हम एटलांटिस का तो बोलते हैं कि यार कि बहुत सारी जगह बताई हैं। बेसिकली एटलांटिस को ढूंढने का जो सारा बेसिस बना हुआ है ना, प्लेटो ने एक किताब लिखी थी, द ग्रीक मैथमेटिशियन प्लेटो। उन्होंने एक किताब लिखी थी एटलांटिस के ऊपर ही, एटलांटिस द ग्रेट सिविलाइजेशन ऐसे करके कुछ। तो उन्होंने ऐसे कुछ मेंशन कर रखा है कि समुद्र में इस जगह क्षितिज में, जब क्षितिज पे होराइजन पे जब सूरज डूबेगा और इस दिशा में देखोगे तो आपको अटलांटिस शहर मिलेगा, ऐसे ऐसे करके कुछ बातें लिखी हुई हैं उसने, काइंड ऑफ पहेलियों या कविता टाइप में। तो उसके बेसिस पे ही ढूंढ रहे हैं वो सब एटलांटिस। कभी बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया के साइड में जो समंदर सूखा हुआ वाला एरिया है, वहाँ पे उन्हें कुछ एक को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टाइप की चीज़ मिली है कि एक बड़ा सर्कल है, फिर छोटा सर्कल, उसके अंदर छोटा सर्कल, फिर एक सेंटर पार्ट में छोटा सर्कल। तो वो बोलते हैं कि जिस तरीके से प्लेटो ने एटलांटिस की कैपिटल को डिस्क्राइब करा था कि उस सिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये बिल्कुल वैसा ही बना हुआ दिख रहा है। क्या कहते हैं, अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे हमारे व्यूअर्स कि आई ऑफ डेजर्ट इन सऊदी अरेबिया, तो वो प्रॉपर सैटेलाइट से खींची हुई फोटो दिखती है। तो वो चीज़ है। और एंटार्क्टिका तो यह है कि वही चीज़ ना यार, कि हमारे पास स्पेस में सरवाइव करने की टेक्नोलॉजी तो है, पर अर्थ के ऊपर जितने भी जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और सुनसान इलाके हैं, वहाँ पे सरवाइव करने की टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। हम स्पेस में तो सब भेज देंगे, एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना भी भेज देंगे, समुद्र में कुछ नहीं भेजेंगे। लेकिन समुद्र यार, में, चलो समुद्र हो गया, एंटार्क्टिका यार एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, तू ये पूछ समझ के देख भाई। अब वो कहते हैं कि भाई वो सबसे बिजी रूट है, तुम्हें उस रूट के बारे में ही नहीं पता वो है कैसा। एग्जैक्टली, है ना, कि अब बिजी रूट है और तुम्हें पता भी है कि वहाँ पे कहाँ का ये बर्मुडा ट्रायंगल, अच्छा सबसे बिजी रूट बताते हैं ना उसको, शिप्स का पूरा लॉजिस्टिक्स चलता है वहाँ से। तो उसको कम से कम ऐसे तो मतलब देखो कि वो सेफ है उस चीज़ के लिए जो चीज़ वो कर रहे हैं वहाँ पर, है ना, सामान का इधर उधर भेज रहे हैं वो लोग। अब वही है ना कि अगर उन चीज़ों पे बातें होंगी तो फिर इस बात को और ज़्यादा पुश मिल जाएगा ना कि हाँ, ये लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, इसीलिए तो ये सब छानबीन हो रही है। वही चीज़ तो है, वही चीज़ है ना। तो आज बर्मुडा ट्रायंगल की बस यही मिस्ट्री थी जिसको हम अनफोल्ड कर पाए कि नहीं कर पाए। इस रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाए, उसी में मज़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।